नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबर। अमैया पुलिस को चोरों के एक बड़े गिरोह को पकड़ने में मिली सफलता। नौबस्ता चौकी अंतर्गत पूर्वानहर के पास 38 वर्षीय युवक की मिली लाश। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और वेटनरी के डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने निकाली रैली और कहा, अडानी मुद्दे को भटकाने की भाजपा की साजिश। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। अमैया पुलिस को वाहन चोरों के एक बड़े गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है। अमैया थाना प्रभारी दीपक तिवारी व स्टाफ द्वारा 26 फरवरी को मुखबिर को से सूचना मिली कि आरोपी संकल्प द्विवेदी उर्फ बेटू, पिता धर्मेंद्र द्विवेदी, उम्र 25 साल, निवासी देवछा, थाना रामनगर, जिला सतना, हाल मुकाम पुलिस लाइन, जिला रीवा, और रोहित पटेल उर्फ छोटू, पिता कौशल प्रसाद पटेल, उम्र 24 वर्ष, निवासी अतरैला, थाना मनगामा, एवं अतुल सोनी उर्फ छोटू, पिता भैयालाल सोनी, उम्र 22 वर्ष, निवासी जनता कॉलेज के पास अनंतपुर, थाना विश्वविद्यालय रीवा को पकड़कर रीवा शहर के अलग अलग क्षेत्रों से चोरी की गई 6 नग मोटरसाइकिल एवं मारुति 800 बरामद की गई। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 नग मारुति 800 कार और 6 नग मोटरसाइकिल सहित 4 लाख रुपए की बरामदगी की है। 2023 की दरमियानी रात को पीके स्कूल के पीछे से एक 4 व्हीलर 800 चोरी हुई थी। उसकी पता तलाश के दौरान 3 संदेही मिले। इन तीनों संदेहियों से कार बरामद की गई और इनसे आगे पूछताछ की गई तो शहर के विभिन्न थानों से चोरी गई गाड़ियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक विश्वविद्यालय, एक चोरहट्टा और एक समान थाने की गाड़ी है। तो तीन मोटरसाइकिल अपने अमैया थाने की बरामद हुई है। तीन आरोपी हैं, जिनसे कुल 7 अदद वाहन बरामद हुए हैं, जिसमें एक 4 व्हीलर भी शामिल है। सर, ये चोर कहाँ सक्रिय थे और इनका पुराना रिकॉर्ड भी है, शहर के कई थानों में है। अभी 3-4 महीने पहले जो बाइक चोरी का गैंग पकड़ा गया था, उसमें भी इनमें से एक सदस्य शामिल था और लगातार इनके द्वारा क्षेत्र में चोरियां की जा रही थी, जो कल ये सब पकड़े गए हैं और इनसे गाड़ियां बरामद हुई हैं। सर, सब बालिग हैं कि नाबालिग हैं? नहीं, तीनों आरोपी बालिग हैं, तीनों का क्राइम रिकॉर्ड है। क्या नाम है सर? एक रोहित पटेल हैं, संकल्प द्विवेदी और अतुल सोनी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाला में सीबीआई ने रविवार की शाम गिरफ्तार कर लिया। आप नेता की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही पूरे देश में आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रीवा जिले की टीम ने विवेकानंद पार्क से रैली निकालकर भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आप नेता प्रमोद शर्मा ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा सीबीआई और ईडी का गलत उपयोग कर रही है। हाल ही में अडानी मामला उछला तो उसे दबाने के लिए आप नेता की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि जब भी कोई मामला उजागर होता है तो उसे दबाने के लिए भाजपा सीबीआई और ईडी को आगे कर देती है। आइए आपको दिखाते हैं विरोध प्रदर्शन और सुनाते हैं आप नेताओं ने किस तरह से भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये मोदी अंबानी की सरकार, जिन्होंने पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार किया, अब क्योंकि हिंडनबर्ग ने एक क्वेश्चन उठाया जिससे अडानी के बहुत सारे शेयर गिरे, उससे भाजपा को सीधे नुकसान हो रहा है। इस बात को लेकर पहले भी क्लीन चिट थे मनीष सिसोदिया, लेकिन कल उनको सीबीआई में लगातार उनको सहयोग देने के बाद भी उन्होंने कल उनको मांगा, बुलाया, वो सहयोग दे रहे थे। उसके बावजूद उनको गिरफ्तार कर देश में एक नई कहानी छोड़ने का, झूठा सफुका छोड़ने का कोशिश की। उसके विरोध में आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय डॉक्टर संदीप पाठक जी के द्वारा आह्वान किया गया कि हर एक मुख्यालय में बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे। हम लोगों ने सभी पेपर में सब चीज़ देने के बाद हम लोगों ने ये किया था कि आज यहाँ पर होगा। सोशल मीडिया से आज हम लोग कार्यालय के सामने पहुँचे हैं ये विरोध प्रदर्शन करने के बाद के लिए कि ये बहुत ही गलत हुआ। और ऐसा होता तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो जेल में होते, और जो गलत काम किया, अडानी ने अभी तक जांच क्यों नहीं जांच क्यों नहीं मंगाई, अडानी क्यों नहीं उनके ऊपर अनुशासन जो बनाया कमेटी क्यों नहीं बनाई। उसके बाद सीधे, क्योंकि देश के अंदर में आम आदमी पार्टी वैसी पार्टी है जो कि सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी को कर रही है टारगेट, इसलिए बीजेपी जो है सीधे टारगेट कर रही है। अब आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री, जिसने देश में एक ऐसी नीति दी शिक्षा की कि प्राइवेट स्कूलें बंद हो रही हैं, कलेक्टर, कमिश्नर, मिनिस्टर, किसान और एक रिक्शा चलाने वाले बच्चा एक टेबल में दिल्ली के अंदर में पढ़ता हुआ नजर। जो आरोप लगे थे वैसे आरोप हर जगह लगते रहते हैं।
उसके बाद भी आरोप तो अडानी के ऊपर भी लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई। सीबीआई जांच का जब सहयोग बुलाई तब तक वो पहुंचे हैं, 8 घंटा बैठे थे, वापस फिर से आए थे। गिरफ्तार करने का कोई भी कारण अभी तक सीबीआई ने प्रेस नोट जारी करके नहीं किया है कि किस कारण से क्या कुछ खास मिल गया। क्या आप लोग के पास कोई जवाब है इसका कि पत्रकार बंधु बता पाए कि कौन सी खास बात मिल गई उस आवाम में जिस कारण वो गिरफ्तार किया? मानना है कि सीबीआई उनके इशारे पर चल रही है। सीबीआई, ईडी, देश का सारा तंत्र उनके इशारे पे चलता है और चल रहा है, इसी कारण से हो रहा। वरना बताना चाहिए, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि इस कारण से हमको जांच में ये मिला, इस कारण हम गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसा कुछ हो तो आप बताएं पत्रकार बंधु। क्या किसी जांच अभी जारी है? जांच जारी थी, पिछले 6 महीने जारी है। उनको कई बार, हर बार गए हैं, अभी फिर बोले थे, फिर गए, 8 घंटा बैठे, आराम से उनको चाहते। अगर इनका हिंडनबर्ग का अडानी का मामला नहीं होता, देश में एक नई चर्चा हो जाए, इस कारण से मात्र अडानी को गिरफ्तार के कहने पे मोदी जी ने गिरफ्तार करवाया सीबीआई के माध्यम से। और विरोध प्रदर्शन इसीलिए क्योंकि जब जब मोदी डरते हैं, सीबीआई, ईडी और पुलिस को आगे करते हैं, इस बात का गुहार मारते पूरा देश आज जो सड़क पे आम आदमी पार्टी की हर इकाई जिले जिले पे अपनी बात कह रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन ने आज मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश एवं आयुक्त महिला एवं बाल विकास भोपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि अनुचित ढंग से काटी गई राशि का एरियर सहित भुगतान किया जाए, सेवानिवृत्त होने पर घोषित एकमुश्त राशि का घोषित तिथि से लागू करें, महंगाई के अनुरूप मानदेय एवं वृद्धि करें। इसके अलावा कई अन्य मांगों को लेकर आज लिखित में ज्ञापन सौंपा गया है। मामले को लेकर हमने संगठन की कार्यकर्ता से बात की। क्या मांगे हैं? जी, हमारी जो मांगे हैं वो वैसे तो हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं, हमारी लंबित मांगे हैं और सरकार इन पे किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी मांग है कि आज हम 42 साल से आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने हमें ना तो कर्मचारी माना, ना मजदूर माना, न किसी तरह से कोई वेतन हमको लागू किया। तो हमारी मांग है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं बनाते तब तक हमें न्यूनतम वेतन दो, और न्यूनतम वेतन भी 26,000 आज की महंगाई को देखते हुए दो। और इसके साथ में सरकार ने जो है घोषणा की थी कि रिटायर होने पे कार्यकर्ताओं को 1 लाख रुपए और सहायिकाओं को 75,000 दिए जाएगा, लेकिन आज उनकी घोषणा आज तक भी 5 साल में पूरी नहीं हुई। हमारी जो बहनें हैं सब बिना कुछ दिए और उनको रिटायर किया जा रहा है, और वो जो है मतलब एक कागज पकड़ा दिया जाता है। सोचने की बात है कि इस उम्र में दवाई भी लगती है, खाने को भी लगता है, जी नहीं चलता कि हम कुछ और काम कर सकें, कोई मजदूरी कर सकें। तो सरकार का इस तरफ बिल्कुल किसी तरह से ध्यान नहीं है, इसलिए हम उनसे मांग करते हैं कि वो ध्यान दे और हमारी कार्यकर्ताओं को पेंशन दे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है 25 अप्रैल 2022 को कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका फुल टाइम कार्यकर्ता है, फुल टाइम वर्कर है और उसको ग्रेजुटी का अधिकार है, तो वो ग्रेजुटी हमें सरकार दे। हमारी मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही है, तो उसके लिए है कि वो हमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि अगर 3 महीने तक ग्रेजुटी भुगतान नहीं की गई तो 10% ब्याज के साथ भुगतान करनी होगी, यहाँ तक बोला है। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश की सरकार जो है उसको मान नहीं रही है। ये सारी मांगों को लेके हम जो है ये आंदोलन हमारा चल रहा था, पेंशन और ये सारी चीज़ों को लेके, और इसके साथ हमारी 26 सूत्री मांगे हैं जो हमने आपको दी है। नौबस्ता चौकी अंतर्गत पूर्वा नहर के पास 38 वर्षीय युवक की लाश मिली है। नौबस्ता पुलिस को सूचना मिली कि एक अज्ञात युवक की लाश नहर किनारे पड़ी हुई है, जिसके बाद पुलिस पहुंची और पतासाजी करने लगी। हालांकि शुरू में युवक का कोई पता नहीं चला, लेकिन जब तलाश की गई और युवक की पहचान सतना जिले के पिथौराबाद के रहने वाले नागौर थाना अंतर्गत कृष्ण कुमार दाहिया पिता राम बहोर दाहिया के रूप में हुई है। युवक की उम्र 38 वर्ष बताई जा रही है। सूचना मिलते ही युवक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और घटना का माहौल गमगीन हो गया। अभी सूचना प्राप्त हुई है, एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बहकर आई है पूर्वा नहर से छिजवार में पुल के पास। ग्रामीणों ने देखा है, तो अभी व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है, अभी पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। पिछले 18 दिनों से हड़ताल पर बैठे वेटनरी कॉलेज के छात्रों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि पिछले 18 दिनों से वेटनरी कॉलेज के छात्र हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। छात्रों की मांगे हैं कि उनका वेतनमान 4600 से बढ़ाकर 25,000 किया जाए, नए सरकारी पदों का सृजन किया जाए, पीजी छात्रों को मानदेय मेडिकल पीजी छात्रों के बराबर ही दिया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज छात्रों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। क्या कहना है इस संबंध में प्रशासन और छात्रों का, आपको सुनवाते हैं। आज आप लोग यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय है, कई भीड़ लेके, क्या मामला क्या है, क्या? सर, हम पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल हड़ताल पे थे और पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल चालू कर दी थी, पर शासन का ना प्रशासन का कोई भी आदमी हमसे ना पूछने आया ना देखने आया। कहने के लिए
जो शासन है पूरे भारत में कहते फिरते हैं कि हम गौ सेवक हैं। पूरी सरकार का एक एक नेता, चाहे वो शिवराज जी हो, चाहे अपने मुख्यमंत्री जी, चाहे प्रधानमंत्री जी, सबको कहना है कि वो गौ हितैषी है, उनको गौ से प्रेम है। पर आप देख सकते हैं ये गौ सेवक, गौ डॉक्टर बैठे हैं, ये गौ का इलाज करते हैं। और जब गाय करने वाले पूरे नेता गौ डॉक्टरों का ध्यान नहीं रख पा रहे तो ये किसका ध्यान रखेंगे। हमारी मांग ये है कि जैसे कि राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे 22,000 से 23,000 रुपए मानदेय दिया जाता है इंटर्नशिप में, और हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4,600 रुपए दिया जाता है। हमारी दूसरी मांग ये है कि हमारी जो 1671 सीट हैं उनको बढ़ाकर 3400 किया जाए। हमारी तीसरी मांग ये है कि पीजी में हम सभी को स्टाइपेंड दिया जाए, मानदेय दिया जाए। इसके लिए हमने सारे मंत्रियों से मिला, जाके हमने मिला, वो नहीं आए हमारे पास। हम जाके मंत्रियों से, चाहे वो हमारे पशुपालन मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे शिवराज जी हो, मुख्यमंत्री जी, हम सबसे जाके मिले, पर किसी ने भी सिर्फ मौके का आश्वासन दिया। सभी ने कोई भी लिखित में देने को तैयार नहीं है। और हम जब तक, आज से हम सारे यहीं पे भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और जब तक यदि इसमें से किसी को कुछ भी होता है तो इसकी पूरी तरीके से जवाबदेह मध्य प्रदेश शासन होगा, शिवराज जी होंगे। और यहीं पे हम भूख हड़ताल पे 200 के 207 यहीं बैठेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत पटेल है। ये आज रीवा पशु चिकित्सालय महाविद्यालय के छात्र यहाँ पर आए हुए हैं। वो उनका मुख्यतः 3 मांगों को लेकर के ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर। पहली जो उनकी मांग है कि उनका मानदेय जो महीने 4600 रुपये है उसको बढ़ा करके 25,000 रुपये मासिक कर दिया जाए। और दूसरी मांग उनकी ये है कि उनके सरकारी जो शासकीय पद हैं वो सृजित किए जाए नए, और जो पीजी छात्रों को मानदेय है वो मेडिकल कॉलेज के जो छात्र होते हैं उनके बराबर के दिए जाए। इन्हें मुख्यतः 3 मांगों पर ज्ञापन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन नहीं, कलेक्ट्रेट गेट पर बैठे हुए हैं, परंतु उनको बता दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का धरना स्थल नहीं है। ये धरना स्थल उनको बता दिया है कि रोड के उस पार चिन्हित है, वहाँ जाकर के वो धरना अपना बैठ सकते हैं। प्रॉपर्टी के विवाद में जेठ द्वारा की गई प्रताड़ना की शिकायत लेकर आज एक महिला एसपी ऑफिस पहुंची और न्याय के लिए आवेदन दिया। ज्योति यादव ने बताया कि उसके पति नरेंद्र यादव की मृत्यु 11 जुलाई 2014 को हो गई थी। ज्योति वार्ड क्रमांक 6 में रहती हैं। पीड़िता ने आवेदन के द्वारा ये जानकारी दी कि 30 सितंबर 2017 को उसने रामायण यादव से शादी कर दी, जो कि फौज में है और कभी कभी अवकाश में आते थे, जिस दौरान वो सतना में रहा करती थी। मामले को लेकर हमने पीड़िता से बात की। वो थाने में परसों मेरे सतना से आई थी। मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर एडमिट के लिए लिख दिया है। तो मैं आई तो घर में मेरे यहाँ चक्की है, तो मैं अपना चक्की काम धाम करके अपने अंदर थी। हाथ में धुल के खाना वाना बनाई। 9:45 में मैं बच्चों को अपने टीवी वाले कमरे में खाना खिला रही थी। तो मेरे जेठ लोग सब गाली गलौज बाहर से दे रहे थे, उनके दोस्त भी थे। तो मेरी बेटी बोली मम्मी बड़े पापा लोग गाली गोली दे रहे हैं। तो मैं खिड़की से झांकने लगी और दरवाज़ा खोल के देखने लगी, तो मेरा जेठ उधर से पत्थर फेंक के मारा और तब मैं अंदर आई। फिर वो लोग उधर से खिड़की से डंडे उंडे से गोंच के मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। फिर नहीं मार पाए तो मैं इतने बड़े बड़े ढोके उठा कर मेरे दरवाजे पूरे तोड़ दिए। फिर मैं 100 नंबर को कम से कम 11-12 बार फ़ोन लगाई हूँ, फिर वो नहीं आ रहे थे। फिर 9:45 से मैं लगाती रह गई। फिर यहाँ से 10:30 बजे पुलिस गई है। पुलिस का हारन सुन के वो लोग भाग गए। फिर पुलिस वाले मुझे अंदर से बाहर बुलाएं, मतलब हारन दिए, फ़ोन लगा कर मुझे बुलाएं बाहर। मैं आई बाहर आने के बाद मैं उनसे सारी समस्या बताई। तो 100 नंबर वाले सर लोग नीचे नहीं उतर रहे थे, बोले कि आप जाओ थाने में कंप्लेन करो। तो मैंने कहा सर मैं अकेले जाऊंगी तो मेरे साथ कुछ भी गली में कुछ भी कर सकते हैं, आप मुझे लेके चलिए। फिर वो लोग मेरे बच्चियों को और मुझे 100 नंबर में बैठा कर लेकर आए। फिर यहाँ थाने में जब मैं आई तो वो लोग बोले कि सुबह कंप्लेन कर सकती रही हो, अभी रात में क्यों आई? तो मैं बोली सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। यहाँ से सर गए हैं तो उतर के चेक भी नहीं किए कि क्या अंदर हुआ क्या नहीं। फिर है तो किसी कदर बैठी रही मैं, मतलब सारी समस्या सारी वीडियो दिखाई, पर फिर भी कुछ नहीं कर रहे थे। फिर मैं बोली मैं टीआई साहब जब आ जाएंगे तब जाऊंगी, उनसे पूरी सारी चीज़ें बताऊंगी। बैठे बैठे सर मेरे 12 बज गए। फिर इन्होंने जब सर नहीं आए तो मेरी कंप्लेन लिखी। कंप्लेन लिखने के बाद
मुझे 100 नंबर में बैठा के जब कहे कि हो गया जाओ, तो मैं बोली सर मुझे छुड़वा दीजिए, हो गया अकेली हूँ। सर को तके खूब टाइम हो गया, 12:30 बज गए, नहीं आए सर। तो मैंने कहा कि हो गया छुड़वा दीजिए, फिर 100 नंबर मुझे घर तक छोड़ी। आज रात परसों मतलब 25 तारीख की बात है, रात के 12-12:30 बजे से मैं थाने से गई हूँ। इसके बाद से पुलिस वाले कोई एक बार झांकने भी नहीं गए। मेरे क्या है, पुलिस वाले खुद कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों का फोन आ जाता है, नेता मंत्री हैं जो सर, मेरे जेठ लोग हैं जुड़े हुए हैं, तो उनसे फोन आ जाता, तो ये मेरे घर में देखने तक नहीं जाते। कम से कम 2014 से 2023 लगा है, इतनी रिपोर्टें कम से कम मेरा एक घर भरा रिपोर्ट डला के, पर कोई आवेदन नहीं सुन रहा है। मेरी 3 बच्ची हैं, 2014 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। मेरे जेठ लोग मेरे हिस्से में चोरी से बंटवारा कराए, जिसकी मैं अपील SDM साहब के यहाँ की, वहाँ से मेरे पक्ष में फैसला हुआ, उनका रिजेक्ट कर दिया गया। फिर यहाँ से कमिश्नर ग्वालियर हर जगह से हुआ, 11 बजे मतलब 11-12 बार मैं सब जगह से जीती हूँ। सारे आदेश उठा के मैं तहसीलदार के यहाँ थी, वहाँ से मेरे बेटियों के नाम से मेरे पक्ष में हुआ केस, घर मेरे नाम से हो गया। बेदखली का चल रहा है सिविल में, बेदखली का वहाँ चल रहा है। इसके ये लोग भी लगा के रखे हैं। तो जब मैं यहाँ से FC साहब जो पीछे बैठते हैं, थाना के पीछे बैठते हैं जो सर, उनको भी मैं दिया आवेदन, उनसे भी मिली, तो वो सर बोले कि जाओ थाना, महिला थाना चली जाओ आप। वहाँ आई, वहाँ भी मैं बोली कि सर ऐसी मेरे से बयान लिया गया, पर उसके बाद क्या हुआ उनसे कुछ, क्या मेरे जो जेठ लोग हैं उनसे पूछताछ हुई कि नहीं हुई, ये कुछ भी नहीं। सारे अधिकारियों को TI हुआ, सबको दे चुकी हूँ। आज 2014 से मैं देती आ रही हूँ TI, FC कलेक्टर को, सबको देती जा रही हूँ, पर कोई सुनवाई मेरी नहीं कर रहा। जेठ का नाम क्या? महेंद्र यादव, राजेंद्र यादव, संतोष यादव। मेरे पूरे रात को दरवाजे में पत्थर मार के मेरा पूरा दरवाजा फाड़ दिए। मेरे 3 बिटियां हैं, मैं कहाँ से, जब मेरी बिटिया एक बड़ी वाली 3 साल की थी, छोटी वाली 1.5 साल की थी, 1 महीने के पेट में थी, तब से मैं कोर्ट कचहरी करती आ रही हूँ। तो क्या जिसके यहाँ नेता मंत्रियों का सपोर्ट है तो उन्हीं बस के सुना जाएगा क्या? मेरा नहीं सुना जाएगा? अगर नेता मंत्री जो कर रहे हैं तो न्याय करे ना, मेरा भी कागज देखे, उनका भी देखे, सब करे, तब सपोर्ट करें अधिकारियों के। मेरे जो जेठ लोग हैं गाड़ी चलाते हैं, उधर से फोन आ जाता है, तो ये पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते हैं। तो जो सही है तो वो करे ना, जो बड़े बड़े लोगों से सपोर्ट करवाते हैं, तो उनसे भी मेरा ये निवेदन है हाथ जोड़ के कि मतलब जो सही है, न्याय है, वो करें। क्या मैं मतलब मेरे यहाँ आगे पीछे कोई नहीं है, मेरी 3 लड़कियां हैं, तो क्या मैं मर जाऊं कि उनको जहर दे दूं? सब कुछ मेरा घर होते होते वो लोग मेरे साथ मारपीट करके कब्जा करके किराया से मेरा रूम दे रहे हैं, और ना मुझे कुछ वहाँ बिजनेस करने देते, ना किराया से रूम देने देते। तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? मैं अपने केंद्रीय सैनिक स्कूल में नौकरी करने लगी थी, तो ये लोग रात को मेरी नाइट ड्यूटी अगर लग जाती थी तो रात को दारू पी के दरवाजा ठोकते हैं, कूकी मारते हैं। तो मेरी छोटी बड़ी वाली मेरी बिटिया सिर्फ 10 साल की है, एक 8 साल की है, एक 7 साल की छोटी वाली, कूकी मारते हैं। तो सर मेरी बिटिया रात को डरती, मम्मी बड़े पापा हल्ला कर रहे हैं, बड़ी मम्मी ये कर रहे हैं। तो मैं बताइए इनको छोड़ के अकेले अगर मैं कुछ करूँगी नहीं तो क्या खिलाऊंगी? आप लोग ये बताइए। मेरा ज्योति यादव नाम है, मेरे झिरिया से हूँ मैं, रामपुर हाउस के सामने। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पुलिस विभाग द्वारा आज एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिले भर में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से लागू करने, अपराधों में कमी लाने, त्वरित कार्रवाई जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर आज रीवा एसपी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संबंधित थानों के पदाधिकारी मौजूद रहे। मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने चाय पर चर्चा की और कहा, अगर सीएम मऊगंज को जिला बनाते हैं तो स्वागत है, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने आज मीडिया को चाय पर बुलाया और चर्चा की और कहा कि 4 तारीख को शिवराज सीएम चौहान मऊगंज आम सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। वहीं मऊगंज बनाने के लिए हम काफी दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को मऊगंज को जिला घोषित कर देना चाहिए, नहीं तो मऊगंज की जनता के साथ उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, कई लोगों पहले भी उठाए और फिर जब मैं विधायक हुआ तो इसको जोरदारी से उठाया। 25,000 की गिरफ्तारी, 35,000 की गिरफ्तारी, इसके बाद अभी 50,000 की गिरफ्तारी हमने दी और उस गिरफ्तारी के दौरान हमने ये कहा था कि अगर 6 महीने के अंदर जिला नहीं बनेगा तो फिर हम अपनी सीमा स्वयं बना लेंगे। नहीं, मुख्यमंत्री जब भी आए तो उनको घोषणा करना पड़ेगा। जब मैं विधायक था तो उनको 2-3 बारी प्रोग्राम बने, उस प्रोग्राम को मैंने कहा भी कि अगर मुख्यमंत्री आए तो घोषणा के हिसाब से आएंगे तो कार्यक्रम होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन कार्यक्रम नहीं हो पाया। इस बार वो आ रहे हैं, सुनने में आया कि नहीं जिले की घोषणा करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि जो मुद्दे मेरे थे मैंने उठाए थे पूरे ताकत से, आज उसकी चर्चा पेपर के माध्यम से और वैसे भी चल रही है, जिले की घोषणा करेंगे। मैं उसका स्वागत करता हूं। साथ ही सुनने में आया है कि वो कॉलेज मऊगंज विधिक कॉलेज की उद्घाटन वो मेरे समय का है, मैंने उसका पैसा मंजूर कराया, उसका उद्घाटन है। और रही बात जिले की, तो जिले की घोषणा करते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। अब देखेंगे आगे क्या होता है। अगर नहीं करते हैं, अगर घोषणा के बाद चीजें नहीं उतरती है जमीन पर तो क्या फिर आगे क्या करना है? देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि पेपर में भी छप रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं। मुझे ये कहा जाता था कि जब घोषणा होनी होती है तो विधायक जी आंदोलन कर देते हैं, तो घोषणा नहीं होती। इसीलिए मैं 6 महीने से शांत भी था। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मऊगंज की जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे और न मऊगंज की जनता बेवकूफ़ है। अगर वो घोषणा करेंगे, इस बार मैं उनका वेट करूंगा, इंतज़ार करता हूं कि वो घोषणा करेंगे। इसीलिए मैं कुछ अपनी तरफ से ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा हूं, शांति से सुनूंगा और स्वागत करूंगा। अन्यथा नहीं करते तो फिर मैं अपनी बात पर कायम हूं। अभी मेरे पास 6 महीने का समय है, मैं उसका निदान फिर अपने तरीके से कराने का प्रयास करूंगा। क्या माना जाए, चुनावी रंग है ये, चुनाव नजदीक है, नवंबर में लगभग चुनाव ही होने वाले हैं और 6 महीने से ज़्यादा का समय भी नहीं बचा है। देखिए, यथार्थ ये है कि 15 से लेकर के 18 महीने शिवराज सिंह की सरकार रही, उनको जिले की घोषणा 15 वर्ष पूर्व करना चाहिए। इसमें मऊगंज का काफ़ी नुकसान हुआ, युवाओं का नुकसान हुआ, किसानों का नुकसान हुआ, सारे लोग। लेकिन हमारे आंदोलन और जनभावनाओं को देखते हुए इस बार उन्होंने मऊगंज में आकर के, शायद पेपरों के माध्यम से सुनने में आ रहा है, अगर वो चुनावी स्टंट होगा वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर वो जिले की घोषणा करेंगे तो उन्हें क्रियान्वयन करना पड़ेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम अपने बात पर कायम हैं, आगे की लड़ाई देखेंगे। विकास यात्रा निकाली जा रही है भाजपा की और इस दौरान काफी विरोध भी हो रहा है, इवन पथराव भी हुआ था एक यात्रा के दौरान। देखिए, ये विकास यात्रा, जब विकास हो चुका है फिर यात्रा की क्या जरूरत है। और ये पुलिस के दम पर विकास यात्रा चल रही है। अगर विकास यात्रा में कोई आम जन कोई बात पूछ लेता है कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, बिजली के बिल लंबे लंबे बिजली के बिल आ रहे हैं, जहाँ 100 रुपये आते थे वहाँ पे अभी इस समय 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं, उसमें तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। हमारे यहाँ कम से कम 3, 4, 6 लोगों को एक साथ जेल भेज दिया गया है। विधायक जी सीधे आदेश करते हैं और SDM, तहसीलदार, थाना प्रभारी एकदम
गुलाम बन चुके हैं। गुलामी की तरह, जैसे अंग्रेजों के जमाने में सीधे जेल भेज दिया जाता था बगैर सुनवाई के, इस पुलिस के डंडे के दम पर विकास यात्रा चल रही है और जमीन पर कहीं कोई विकास नहीं है। अपनी बातों, अब विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी विकास नहीं बताना चाहते, सिर्फ वही नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे। अगर कोई बीच में आम जन अगर अपनी बात करना चाहता उसे करने नहीं दिया जाता। अगर कोई जबरदस्ती कर ले गया तो उसे जेल जाना निश्चित है। हमारे कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता गए, कुछ आम जन के लोग गए, कार्यकर्ता अभी जेल में हैं। ये एकदम प्रूफ के साथ में बताने के लिए तैयार हो। रही बात पत्थर चलने की, वो अगर कोई उनके ही कार्यकर्ता पत्थर चला करके जेल भेजने की एक साजिश कर रहे हैं और कहीं कोई पत्थर नहीं चला रहा। कानून व्यवस्था बिगड़ी है मऊगंज की। हाँ, अभी मऊगंज थाने में आपने सुना होगा, मैं वहाँ पे जुडिशियल जांच का आदेश करवाया, आंदोलन किया आनन फानन करने में। और मऊगंज की नहीं, पूरे जिले में सिर्फ पुलिस इस समय विकास यात्रा के नाम पर गुलाम हो चुकी है, लोगों को जेल भेज रही है और लगातार मर्डर हो रहे हैं, लगातार अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। अब पुलिस इसमें कहीं भी गंभीर नहीं है। हमारे मऊगंज में कई इस तरीके के मर्डर हुए, घटनाएं घटी। गुप्ता समाज का गुप्ता महिला की हत्या हुई, उसमें कई मुलजिम थे लेकिन उनको छोड़ दिया गया पुलिस के दबाव में, एसपी के दबाव में, और आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। लगातार मर्डर हो रहे हैं। बिजली की बड़ी समस्या है क्षेत्र में। आप सब जानते हैं कि जब कमलनाथ जी की सरकार बनी 100 रुपए बिजली का बिल आता था, लगातार जनता को बिजली। आज वही बिजली के बिल, कोरोना काल में कहा गया था कोरोना काल में बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन इस समय बिजली का बिल अंधाधुंध जबरन 4-4 हजार, 5-5 हजार, यहाँ तक कि 25-25, 30-30 हजार के बिजली के बिल और कानूनी नोटिस भेजी जा रही है। जबरन बिल वसूले जा रहे हैं। आम जन त्राहि मची हुई है। अभी आप कांग्रेस महाधिवेशन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।